हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। नाउ आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पे लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे और ये सारे जो लेक्चर्स होंगे ये एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और इन सिलेबस में हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। ओके। सो ये जो लेक्चर्स होंगे इस लेक्चर से आप अपनी नीट की प्रिपरेशंस, आप अपने 11th की प्रिपरेशन, आप 12th बोर्ड की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे वन शॉट में आपको सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कोई भी चीज नहीं छूटेगी। इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है लेक्चर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। सो द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर हैविंग इज द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा चैप्टर है हमारे पास बच्चों? हमारे पास है लिविंग वर्ल्ड। ओके। नाउ ये जो तुम्हारे पास चैप्टर फर्स्ट है लिविंग वर्ल्ड, ये हमारा बायोलॉजी का स्टार्टिंग चैप्टर है। मतलब हम पहले पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, एनिमल क्या होता है, कैटेगरीज क्या है हमारे पास, टैक्सा क्या होता है। हम सबको पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है। यह टर्मिनोलॉजीज हमें बहुत आसान लगती है, ऐसा लगता है बहुत इजी है। लेकिन जब हम डिफरेंस पूछते हैं, कैटेगरी क्या है, टैक्सा क्या है, डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट होता है, राइट? तो सबको पढ़ेंगे डिटेल से। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले देखो क्या बोल रही है हमारे एनसीईआरटी। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। राइट। वेन एवर वी टॉक अबाउट द लिविंग वर्ल्ड, जैसे हम कोई भी लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, कितना इंटरेस्टिंग होता है, राइट? द वाइड रेंज ऑफ लिविंग स्पीसीज दैट बेसिकली अमेजिंग अस, राइट? द एक्स्ट्रॉर्डनरी हैबिटेट प्लीज रिमेंबर द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म lives. That place is basically the habitat, right? So the extraordinary habitat in which we find living organism. अब क्या क्या हो सकता है ये हैबिटेट? इट मे बी द कोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालयाज है। कैसे है माउंटेन्स? कोल्ड माउंटेन्स। डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट जो अपने एक सीजन में लीव्स को फॉल करते हैं, अगेन लीव्स को गेन करते हैं, राइट? तो ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं डिसिडियस फॉरेस्ट। अगर आपने पतझड़ वाला फॉरेस्ट सुना होगा, पतझड़ वाला जंगल, तो ये जो जंगल होते हैं उसी टाइप के होते हैं। ओशंस, हमारे पास जो समंदर है, या फिर फ्रेश वाटर लेक, या फिर हम डेजर्ट्स की बात कर ले, या तो फिर हॉट स्प्रिंग्स, दे लीव अस स्पीचलेस। व्हाई? बिकॉज दे आर टू ब्यूटिफुल, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वेराइटीज इन देम, इसलिए हम क्या करते हैं, वील बिकम स्पीचलेस। ठीक है। The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flower, or the attacking shark evoke the awe and deep sense of wonder. तो जैसे आप फ्लावर को देखते हो, या फिर जो बर्ड्स है माइग्रेट कर रहे हैं, या शार्क अटैक कर रही है, राइट? तो हमें ये क्या देता है? डीप सेंस ऑफ वंडर देता है, राइट? सो इन नेचर क्या होता है बेटा? नेचर में इकोलॉजिकल का कोऑपरेशन मींस कोऑपरेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, दोनों साथ में हमेशा ही चलेंगे, राइट? जैसे आप स्कूल में जाते हो, दोनों जो आपके दोस्त होंगे उसके साथ आपका कोऑपरेशन भी होता है, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो ऐसे यहां पे होगा, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। याद रखना, जब हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन मींस ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, इसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? देखना, पॉपुलेशन मींस ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज and among the population of a community. What is population of community means? Community means group of population. क्या होता है ये? कम्युनिटी मीन्स होता है तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ populations, means you will have large number of populations, राइट? तो ये दोनों का डिफरेंस है, प्लीज याद रखना। देखो,
और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल्स। अब देखो, जो हमारे पास सेल होगा, ये सेल बहुत छोटा होता है, राइट? सो, or even the molecular traffic inside the cells, whatever the things present inside the cells, make us deeply reflect on what indeed is life। तो हमें यहां से क्वेश्चन आता है, लाइफ एक्चुअल में है क्या? क्या होता है लाइफ? अब देखो, दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। इसके अंदर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा टेक्निकल वन, कि हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि लाइफ एक्चुअल में है क्या। और and seek answer to what living is as opposed to the नॉन लिविंग। ओके, और हमें आंसर क्या मिलता है इसका? हमें आंसर कैसे मिलता है? देखो यहाँ पे, लिविंग क्या है? नॉन लिविंग के अपोजिट में। जैसे हमें रॉक दिखता है, रॉक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। हम क्या है? लिविंग है। तो कुछ ऐसे फ्यूचर्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में मिलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिलते हैं। एंड द सेकेंड इज द फिलोसॉफिकल वन। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारे पास? फिलोसॉफिकल वन वाला आंसर मिलता है। फिलोसॉफी, बहुत सारे फिलोसोफर्स होते हैं, राइट? वो बताते हैं जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें फिलोसफी नहीं पढ़नी है यहाँ पे, तो हम इसको नहीं देखेंगे। विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, और उसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड सीक द आंसर टू व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ इज। तो ये क्या ढूंढते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज। तो हमें फिलोसफी नहीं ढूंढनी है। एज अ साइंटिस्ट, वी शॉल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, सो विल फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। सो विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि लिविंग क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। First, that we are discussing diversity. What is meant by diversity? Diversity means varieties of the living things, right? So diversity in the living world means the diversities they are present, that are present in the living world. That is your diversity in the living world. So we'll see one by one. Now, if you look around, you will see large variety of living organism in your surrounding. Be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. They shows a wide range of varieties. Okay, and there are several organisms are also there that we cannot see them with our naked eyes. So such type of organism that we cannot see them through our naked eyes are known as microorganisms. क्या बोलते हैं इसको? Microorganisms, right? Microorganisms, right? So but they are also present around us। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रहा है, लेट्स से इफ यू हैव दिस मच ऑफ एरिया। ओके, अब इस एरिया में लेट्स से यू विल फाइंड ए ऑर्गेनिज्म, बी ऑर्गेनिज्म, राइट? let's say C organisms, D organism. Now, if you increase the area under your observations, देख लो, अगर if you increase the area under your observation like this, ठीक है? So toward this corner, let's say you will have A, B, C, D, but here you also find E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, like this. So here you will observe large number of organism. So if you increase the area under your observation, what will happen? Number of organism will definitely increase. Simple, right? देखो, so if you increase, देख लो यहाँ पे, if you increase the area that you make observation in, the range and the variety of the organism that you will see would also increases, right? I hope you are clear. ओके, एंड ऑब्वियसली इफ यू वेयर विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, क्या होगा डेंस फॉरेस्ट में? बहुत ज्यादा तुमको क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, आपको कैनोपीज मिलेगी, राइट? यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट, right? So each different kind of plants, animals, or organism that you see in your surrounding, they are representing the species। क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो? स्पीसीज। तो जो आप प्लांट देख रहे हो, जो आप एनिमल देख रहे हो, जो आप फिर कोई
एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म, कुछ भी देखो, सारी की सारी स्पीसीज ही है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब इन रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियंस। इतनी स्पीसीज है। तो ये नंबर जो है हमारे लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इसके पहले नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये आप स्कूल के एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, नाउ दिस रेफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी। सो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in present in one particular area, right? They have the diversity in between them, उनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके। सो डाइवर्सिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट द बायोडाइवर्सिटी। सो दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी बायोडाइवर्सिटी। सो वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर द न्यू एरियाज, इवन द ओल्ड वंस, द न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। तो जैसे जैसे आप पुराने एरिया या फिर नए एरियाज में जाओगे, तो वैसे वैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि नई नई स्पीसीज और मिलेगी, और उनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटीज भी मिलेंगी। राइट। अच्छा। नाउ अभी देखो, नाउ when we say we have 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। अब देखो, नंबर ऑफ स्पीसीज तो बहुत ज्यादा है। क्या इतनी सारी स्पीसीज को स्टडी करना पॉसिबल है? अरे बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पे 10 स्पीसीज या 12 स्पीसीज होगी सिलेबस में, उनको हम स्टडी नहीं कर पाते। हम बोलते हैं सर बहुत डिफिकल्ट है, कैसे स्टडी करेंगे? तो यहाँ पे तो 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज है, कैसे स्टडी करेंगे? उसके लिए हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन करके उनको एक प्रॉपर एक प्लेस देना पड़ेगा, और उसके बाद हम उनको स्टडी कर पाएंगे। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो जाएगा ये। अरे जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल चीज है, लेट्स से तुम्हारे में से कोई किसी का नाम गोलू है। लेट्स से गोलू किसी क्लास, लेट्स से 12th में है। ठीक है, 12th ए में पढ़ता है। लेट्स से उसका जो ग्रुप है पीसीबी ग्रुप में है। ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट आए गोलू के और बोला कि लेट्स से मैं प्रिंसिपल हूं, अगर मेरे पास आगे कोई बोलता है कि सर गोलू को बुलाओ। इमेजिन करो, अगर उस स्कूल में 5,000 बच्चे हैं, तो क्या मैं गोलू को बुला सकता हूँ कि गोलू को बुलाओ? नहीं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके पेरेंट को पूछना पड़ेगा, अच्छा आपका बच्चा जो गोलू है वो कौन सी क्लास में है? तो बोलेंगे कि 12th में है। फिर मैं बोलूंगा 12th साइंस में है या आर्ट्स में है? तो बोलेंगे नहीं नहीं साइंस में है, हमारा बच्चा साइंस पढ़ता है। ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कौन सी बैच में है? ए बैच में है, बी बैच में है, सी में है, डी में है? तो अच्छा वो बोलेंगे ठीक है सर बी बी बैच में है। तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा, तो यहाँ पे है 12th साइंस के बी बैच में उनको बुलाया जाए, तो गोलू जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी स्पीसीज को अगर स्टडी करना है, तो हम उसको सिस्टमैटिक पोजीशन देना पड़ेगा, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखो यहाँ पे, एज स्टेटेड अर्लियर, हमको पहले से पता है दैट देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स आर प्रेजेंट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, राइट? सो वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। तो लोकल नेम से हमें पता होता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। तो भाई, जस्ट लाइक आई एम फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सो वी कॉल इट आई एम योर मैंगो एज आंबा इन मराठी। ओके, इन हिंदी इट इज आम, इन इंग्लिश इट इज मैंगो। सो वी आर गिविंग द डिफरेंट नेम टू द सेम टाइप ऑफ फ्रूट और द प्लांट, है ना? तो एक ही प्लांट है, एक ही फ्रूट है, लेकिन नाम बहुत सारे हैं। तो क्या इससे कंफ्यूजन हो सकता है? हाँ हो सकता है। लेट से मैं बोलूं कि मैंने कुछ आंबा जो प्लांट है उसमें कुछ डिस्कवर किया है, हो सकता है दूसरा साइंटिस्ट आके बोले नहीं नहीं ऐसी चीज तो मैंने आम में देखी है। बट दोनों ही एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं।
तो क्या हो सकता है, डेफिनेटली कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी जिस सिस्टम से हम कॉमन नेम दे सके सारे ही प्लांट्स को, एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अगर कोई और साइंटिस्ट इसको स्टडी करेगा तो उसको पता चलना चाहिए। तो इसलिए हम मैंगो को नाम देते हैं मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम देते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, एंड इट इज द साइंटिफिकली एक्सेप्टेड नेम। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखो, सो लोकल नेम कंफ्यूजन करते हैं। सो दिस लोकल नो नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अभी मैंने बताया। और इवन विद इन द कंट्रीज, जैसे हमारे इसमें आंबा बोलते हैं, आम बोलते हैं, मे बी डिफरेंट वर्ड्स होंगे और सारे। So, probably you will recognize the confusion that would created if we did not find the ways and mean to talk to each other and to refer to organism that we are talking about, right? So hence there is a need to standardize the naming of the living organism. ठीक है, so such that a particular organism is known by same name all over the world. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज नॉमनक्लेचर, गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द स्पीसीज, दैट इज योर नॉमनक्लेचर। क्या बोलेंगे इसको हम, नॉमनक्लेचर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जब हम किसी का नाम देंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि हम चिंटू पिंटू किसी को कुछ भी नाम दे दे, राइट। जो हम नाम देंगे उस नाम के पीछे उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसका कैरेक्टर स्टडी करना पड़ेगा और उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर हम उसको नाम दे पाएंगे। देख लो, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म इज नेम अटैच टू। तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। जब हम इसको करेक्ट नाम देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको हम जब आइडेंटिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, उसके कैरेक्टर के बेस पे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। मैं इसका पूरा सीक्वेंस अभी आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू facilitate the study, number of scientists have established the procedures to assign a scientific name to each organism, right? So each organism have their own separate name. So this is acceptable to biologists all over the world. तो अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि सारे बायोलॉजिस्ट जो होंगे उनको एक ही नाम चाहिए, एक प्लांट का, एक टाइप के जो स्पीसीज होगी उसका एक ही नाम चाहिए, तो सबको एक जगह पे आना पड़ेगा, सबको उसको एग्री करना पड़ेगा, अरे यस और नो। तो सारे साइंटिस्ट एक जगह पे आते हैं, बोलते हैं कि चलो यार, आज जो ये प्रॉब्लम है इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते ही है। ऐसे कैसे नहीं निकालेंगे, हम इसका सॉल्यूशन निकाल के रहेंगे। तो ये बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, टू गिव द नेम टू द प्लांट्स। अब एनिमल वाले आ गए कि नहीं नहीं भाई, हम एनिमल को भी नाम देना चाहते हैं और वो भी एक ही नाम होना चाहिए, राइट। तो फिर क्या करते हैं, ये लोग भी आ जाते हैं, बोलते हैं आज से हम बनाएंगे इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये बना लेते हैं ICZN। चलो एक बार देख लेते हैं इसी को। फॉर प्लांट, scientific names are based on the agreed principle and the criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature। कहाँ पे मिलता है नाम ये, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स। So you may ask how animals are named. So animal taxonomists have evolved the international code for zoological nomenclature. So ICZN is for the animals। ठीक है, the scientific name ensure that each organism has only one name. So description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैच होना चाहिए, उसके डिस्क्रिप्शन के बेस पे उसका नाम होगा। So they also ensure that such names has not been used for any other organism। मतलब एक ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका एक ही नाम होगा। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे, नाउ अब हम बात करेंगे
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। किसकी हम बात करेंगे? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब इसको दिया था लीनियस साहब ने, कार्ल लीनियस साहब ने। अब यहां पे देख लो, सबसे पहले तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग मैंजीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंजीफेरा इंडिका है, ये जो मैंजीफेरा होगा, ये तुम्हारे पास होगा इसका जेनेरिक नेम। क्या है ये? जेनेरिक नेम। इंडिका क्या है ये है तुम्हारे पास स्पेसिफिक एपिथेट। ये क्या है तुम्हारे पास? स्पेसिफिक एपिथेट। तो याद रखना दोस्तों, जो हमारे पास मैंजीफेरा इंडिका है, ये एक स्पीसीज का नेम है। इंडिका सिर्फ स्पेसिफिक एपिथेट है। अगर किसी ने मुझे बोला कि सर इंडिका स्पीसीज है, इंडिका नहीं है, इंडिका कुछ नहीं होता। इंडिका सिर्फ दिखा रहा है कि ये इंडियन ओरिजिन का है। जब मुझे कोई बोलेगा मैंजीफेरा इंडिका, तो इसका मतलब ये है कि वो एक मैंगो के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलो। हमारे पास जेनेरिक नेम फर्स्ट आएगा, स्पेसिफिक एपिथेट सेकंड आएगा। जो हमारे पास जेनेरिक नेम है वो हमेशा हमारे पास कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकंड चीज। थर्ड चीज क्या होगा? जब हम इसको लिखेंगे, सो विल अंडरलाइन देम सेपरेटली, ऐसे। ठीक है। और अदरवाइज बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? अगर हम टाइप कर रहे हैं लेट से कंप्यूटर पे, तो विल टाइप देम इन इटैलिक्स। ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो एड द साइंटिस्ट नेम लाइक ली, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरलस लीनियस। तो हम लीन लिख सकते हैं बाद में, मैंजीफेरा इंडिका लीन, लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एब्रेवेटेड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम जो वर्ड यूज करेंगे, उस वर्ड को हम क्या कर सकते हैं? हमको इसको आ, हमको डिराइव करना पड़ेगा फ्रॉम स्पेसिफिक लैंग्वेज ओनली, दैट इज द लैटिन लैंग्वेज। हमको लैटिन ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसको अभी कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, तो हमको ये कुछ चीजें इसके याद रखनी पड़ेगी नॉमेनक्लेचर की। देख लो यहाँ पे। सो बायोलॉजिस्ट follow the universally accepted principle. Okay, just give me a minute. Okay, they follow the universally accepted principle to provide scientific name to the organism. किस लिए? साइंटिफिक नेम को प्रोवाइड करने के लिए। सो जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे, दे हैव टू कंपोनेंट्स इन दैम। कौन से दो कंपोनेंट हैं इनके अंदर? देख लो। फर्स्ट वी हैव द जेनेरिक नेम, और सेकंड जो है हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट। दो चीजें होगी, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। सो यहां पे देखो, वी हैव टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसलिए बोलते हैं इसको हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। कौन सा है ये? टू कंपोनेंट्स है, दैट्स व्हाई इट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दो कंपोनेंट से बनाया है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको किसने डिस्कवर किया है? दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। किसने दिया है ये? कैरलस लीनियस ने। ठीक है, इज बीइंग प्रैक्टिस बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। So, this naming system using the two-word format was found very convenient. So, let's take the example of mango that we already discussed. So, way to provide the scientific name better. So, the scientific name of mango is what? Mangifera indica. क्या नाम है इसका? Mangifera indica. So, let us see how it is binomial name. So, in this, we have Mangifera, that represent your genus, or generic name should be there. And indica is basically what? It is specific, it is basically a particular species or a specific epithet. So this is not the correct, we can say. इंडिका एक स्पीसीज नहीं होती, बट स्टिल एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, बट ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स है एनसीईआरटी में, बट ठीक है।
हम आगे बढ़ते हैं। सो अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। तो चलो देखते हैं कौन से बाकी के रूल्स बनते हैं। देखो, सबसे पहला रूल क्या है तुम्हारे पास? ए। चलो, सबसे पहला रूल क्या बनेगा तुम्हारे पास? देखो, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन विच लैंग्वेज? इट शुड बी द लैटिन। कौन सा होना चाहिए तुम्हारे पास? लैटिन। वाई लैटिन? लैटिन ही क्यों? बिकॉज रिमेंबर लैटिन बेसिकली इज द डेड लैंग्वेज। क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं जो लैटिन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि लैंग्वेज चेंज नहीं होगी इन द अपकमिंग जनरेशंस। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में देखो कितने सारे स्लैंग्स आते हैं, नई नई लैंग्वेज आती है, चेंज हो जाता है। बट ऐसा इसके साथ नहीं होगा, इसलिए प्लस इट शुड बी रिटन इन व्हाट? इट शुड बी रिटन इन italics, राइट? देखो देन, और दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम द लैटिन irrespective ऑफ देयर ओरिजिन। तुम कहीं से भी ढूंढ के लाओ, इंडिया से लाओ, पाकिस्तान से लाओ, भूटान, नेपाल, अमेरिका, कहीं से भी लाओ, तुमको उसको लैटिन वर्ड बनाना पड़ेगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला तो जीनस होगा। वेल, सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। देन both the words in biological name when handwritten they are underlined separately, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और प्रिंटेड करना पड़ेगा इटैलिक्स में, और दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। किस लिए? ताकि हम इसका ओरिजिन दिखा सके, एंड देयर ओरिजिन इज द इटैलिक्स। सॉरी, लैटिन ओरिजिन, नॉट इटैलिक्स। माय माय बैड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो पहला तो कौन सा होना चाहिए तुम्हारे पास? कैपिटल लेटर। एक मिनट। First should be the capital letter, while the specific epithet start with the small letter. So it can be illustrated with the example of Mangifera indica. So Mangifera, M is capital and I is smaller, right? So name of the authors appear after the specific epithet, right? तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम क्या लिख सकते हैं? नेम ऑफ द ऑथर, लीन जो हमने लिखा था, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, एंड इट इज रिटेन इन एब्रेविटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंजिफेरा इंडिका लीन। लीन इज व्हाट? साइंटिस्ट नेम। कौन सा साइंटिस्ट है? Carolus Linnaeus. So it indicate that the species was first described by Linnaeus, Carolus Linnaeus. आई होप आपको ये चीजें, यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, सो नाउ देख लो यहाँ पे, नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन होता क्या है? हम क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। जैसे मैंने वो गोली का एग्जांपल दिया था अभी आपको, राइट? तो सेम है यहाँ पे। सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों 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 इम्पॉसिबल है भाई? क्योंकि इसकी नंबर कितना है? 1.7 टू 1.8 मिलियंस। सो इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अरे कुछ तो हमें निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। कैसे पढ़ेंगे इतने ऑर्गेनिज्म को? तो इसलिए हमने लाया है क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट? तो नहीं पढ़ सकते इतने सारे ऑर्गेनिज्म को, इसलिए तो हमने क्लासिफिकेशन लाया है, राइट? सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज grouped into convenient categories। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए कुछ तो हमें यहां पे बेस लेना पड़ेगा। व्हाट इज दैट बेस? इट इज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, बहुत इजीली कर सकते हैं। वाई? क्योंकि उनके अंदर कुछ बेसिक से कॉमन कैरेक्टर्स हैं, राइट? तो अगर फूल पत्ते लगे हुए हैं, मैं तो ये नहीं बोलूंगा ना कि वो एनिमल है या इंसेक्ट है। मैं बोलूंगा ओके, डेफिनेटली इट इज अ प्लांट। यही बोलेंगे आप, राइट? So the moment we use any of this term,
we are associated certain characters with the organism in that group. So what image do you see when we think of a dog? क्या आता है जब हम किसी डॉग के बारे में सोचते हैं? क्या आता है आपके इसमें? आपके दोस्त का तो चेहरा नहीं आता होगा, कुछ कुछ के तो आता ही होगा। ठीक है। सो जब सपाट, देखो यहाँ पे, ऑब्वियसली each one of us will see dogs, ओके, नॉट कैट्स। हमें बिल्ली नहीं दिखेगी, कुत्ता है तो कुत्ता ही दिखेगा भाई। जब हम कुत्ता बोलूंगा मैं, तो क्या दिखेगा? कुत्ता ही दिखेगा, कैट तो दिखेगी नहीं। नाउ इफ वी वेयर टू इफ वी वेयर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस, ये क्या है तुम्हारे पास? जर्मन शेफर्ड, नाम तो सुना ही होगा इसका, है ना? तो ये क्या है? जर्मन शेफर्ड। ये एक डॉग है, जर्मन शेफर्ड। आई एम सॉरी। जर्मन शेफर्ड की क्या है? इट इज अ डॉग। ठीक है, ये एक टाइप का तुम्हारे पास डॉग होता है, जर्मन शेफर्ड। सो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, तो मैमल्स को हम जब बोलते हैं तो क्या आता है? मैमल्स की कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके बॉडी पे हेयर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती है, राइट? यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ द एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर्स, बाहर के साइड में ईयर होंगे, विथ बॉडी हेयर्स होंगे। सो लाइकवाइज इन प्लांट्स, if we try to talk about the wheat, the picture of the picture in each of our mind will be of a wheat plant, not a rice or any other plant. ठीक है। सो हिंस दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट या एनिमल, कुछ भी बोल रहा हो, दीज आर द कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हो गई हमारे लिए? कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज हो गई है, और इस कैटेगरीज को हम बोलते हैं टैक्सा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सा। ठीक है। अब देखो, तुम्हारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। अब यहां पे समझ लो कि इसका मतलब होता क्या है एक्चुअल में। देखो, जिस तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऐसा आपको कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनी भी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री में जाओ और कोई भी इसमें पढ़ो, आपको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा जो हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। लाइक हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है किंगडम क्लासिफिकेशन में, राइट? ओके। सो जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो हमारे पास आता है डिवीजन, और जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो यहां पे आता है फाइलम। बस ये याद रखना है। ओके। देन आता है हमारे पास क्लास, देन आता है ऑर्डर, देन आता है फैमिली, देन आता है जीनस, देन आता है स्पीसीज। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये कैटेगरीज है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। मतलब जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये 7 तो होना ही चाहिए। इससे 8 भी हो सकता है, 9 भी, 10 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। ठीक है। सब स्पीसीज हो सकता है, या तुम्हारे पास सब फैमिली हो सकता है, सुपर क्लास हो सकता है, सब क्लास हो सकता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास 7 से कम नहीं हो सकता है। ये तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। चलो एग्जांपल लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका का। अब जब हम मैंजीफेरा इंडिका की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ये कौन सा हमारे पास किंगडम होगा? कौन सा किंगडम होगा? डेफिनेटली प्लांट किंगडम होगा, किंगडम प्लांटे, राइट? सो अब हमारे पास किंगडम मिल गया, हमारे पास प्लांटे, राइट? तो इसका जो हमारे पास डिवीजन होगा वो होगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। क्लास तुम्हारे पास यहाँ पे होता है डाइकोटाइलेडोनी, जिनके पास डाइकॉट होंगे, डाइकोट, राइट? ऑर्डर आता है हमारे पास, इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है सैपिंडल्स।
क्या होता है? सैपिंडल्स होता है। अब आता है हमारे पास इसकी फैमिली। इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियासी। ठीक है। अब आ गया हमारे पास जीनस। इसका जीनस क्या होगा बताओ बच्चों? इसका जीनस होगा मैंजीफेरा। ओके। और यहाँ पे जो स्पीसीज नेम की हम बात करेंगे तो वो होगा हमारे पास क्या? क्या होगा स्पीसीज नेम? इंडिका मत बोलना, नहीं तो अभी की अभी पिटाई होगी तुम लोगों की। इंडिका नहीं होगी, क्या होगी? मैंजीफेरा इंडिका। स्पीसीज नेम क्या होगा? मैंजीफेरा इंडिका। ये क्या हो गया हमारे पास? तुम्हारे स्पीसीज नेम। अब देखो, इस साइड में हम जो देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ कन्वीनियंट कैटेगरीज, ये है हमारे पास 7 ऑब्लिकेट कैटेगरीज। ये क्या है हमारे पास? कैटेगरीज। एंड ये 7 ऑब्लिगेट्स होते हैं, मतलब 7 तो होनी ही चाहिए। अब हमारे पास देखो इस साइड में जो है, ये सारे क्या है? दे ऑल आर टैग्जा। ये क्या है हमारे पास? टैग्जा। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास कैटेगरीज होती है वो इमेजिनरी होती है। जैसे अगर मैं बोलूंगा किंगडम, आप क्या आंखें बंद करो, इमेजिन करो किंगडम, क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? किंगडम जैसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं बोलूंगा ऑर्डर, क्या होता है? मैं बोलूंगा जीनस, कुछ आया दिमाग में? नहीं। लेकिन मैं जब भी बोलता हूं तुमको कि प्लांटे, प्लांटे बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे प्लांट्स तुम्हारे मन में दिमाग में आ जाए। अगर मैं बोलूंगा मैंजीफेरा, मैंजीफेरा क्या होगा? तुम्हारे पास बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। अगर मैं बोलूंगा डाइकोटाइलिडोनी, तो क्या होंगे? जितने भी प्लांट्स है जो डाइकोटाइलिडोनस है, जिनके पास 2 कोटाइलडोन है, ऐसे सारे प्लांट्स तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। अगर मैं बोलूंगा एंजियोस्पर्मी, तो क्या होगा? ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स कम इन योर माइंड, राइट? तो टैक्सेस क्या होते हैं इन रियलिटी? यही एग्जिस्ट करते हैं। तो कैटेगरीज हो गई और हमारे पास टैक्सा हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे है, जैसे मैं अगर बोलूंगा किंगडम प्लांटे, तो ये जो किंगडम प्लांटे हो गया, ये एक्ट करेगा एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सेम अगर मैं बोलूंगा फैमिली सैपेंडल्स, ये भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये सारे जितने भी है दे ऑल आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें बस एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका, जब हम बेसिस लेवल की बात करते हैं स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बस क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इसको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, वन मोर थिंग। जब हम दो चीजों को यहां पे बात करते हैं, लेट्स से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से वन कैटेगरी, वन टैक्सा, लाइक किंगडम, सॉरी लाइक डिवीजन एंजियोस्पर्मी, और लेट्स से क्लास डाइकोटाइलिडोनी, मींस वन कैटेगरी वन टैक्सा। जब हम लेट्स से फैमिली की बात कर रहे हैं, फैमिली सैपेंडल्स, सो वन कैटेगरी वन टैक्सा, दे विल गिव यू वन रैंक। सो एक्चुअली रैंक इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास? रैंक होती है। वन कैटेगरी वन टैक्सा। अब देखो, जैसे हम किंगडम से, लेट्स से फॉर किंगडम से हम जा रहे हैं स्पीसीज की तरफ। फ्रॉम किंगडम वी आर गोइंग टूवर्ड द स्पीसीज। अब मुझे बताओ व्हेन वी आर गोइंग हियर, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी? कम होगी। ओके। सो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूसेस, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूसेस। लेकिन अगर हम अगर हम क्या करते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीजेस। सिंपल हो गया। चलो। अच्छा, व्हेन वी बेसिकली मूव फ्रॉम लेट्स से स्पीसीज, पर उल्टा देखते हैं, टूवर्ड किंगडम, मुझे बताओ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर विल डिक्रीज, बिकॉज यू विल हैव मोर नंबर ऑफ सेम कैरेक्टर। बहुत सारे सेम कैरेक्टर्स होंगे। कहां पे? स्पीसीज लेवल पे। ठीक है। सो
हियर प्लीज रिमेंबर नंबर ऑफ सेम कैरेक्टर will decreases when we are moving from species to the kingdom level. ठीक है, तो सिंपल चीज है। चलो, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, अगर किसी को नोट्स लेना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यहाँ नोट्स ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, देख लो यहाँ पे। सो हैव हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। जैसे हमने बोला प्लांट, प्लांट इज ऑल्सो टैक्सा। वीट, इमेजिन करो वीट का आपको प्लांट दिखेगा, सो वीट इज अ टैक्सा। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सारे ही टैक्सा है। बट you know that dogs is a mammals, mammals are animals. Therefore, animals, mammals, dogs, they represent taxa at the different level. वो क्या represent कर रहे हैं? They all are the taxas, but at the different level. So, hence, based on the characteristics, all living organism can be classified into different taxas. So, this process of classification is known as taxonomy. ये जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन की, इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। सो एक्सटर्नल and internal structures along with the structure of cell, the development processes, development डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है वो, उसके लीफ के स्ट्रक्चर्स कैसे है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, वो सब of the organism are essential to form the basis of modern taxonomic studies। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। ठीक है, सो हिंस जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो किसके बेसिस पे किया, समझ लो एक एक करके। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशंस। कैरेक्टराइजेशंस मतलब हम सबसे पहले कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे कि वो है कैसा। लेट से मैंने एक सेल ऑब्जर्व किया और उसके आजू बाजू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो मुझे पता चल गया ओके इट मस्ट बी द प्रोकैरियोट। सो तो मैंने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया। मैंने क्या किया, इसको आइडेंटिफिकेशन। जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो मैं क्या इसको क्लासिफाई कर सकता हूं? यस, आई कैन क्लासिफाई देम अंडर किंगडम बोनेरा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको क्लासिफिकेशन कर दिया। आफ्टर देयर क्लासिफिकेशन, जब मैं इसको क्लासिफाई कर दूंगा, जब मुझे उसका जीनस का नाम पता चलेगा, अरे उसी के बाद तो मैं उसको नाम दे पाऊंगा, उसके बाद तो मैं उसको स्पीसीज का नाम दे पाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, मतलब कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, उसके बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसको उसका नाम दे देंगे, दैट इज नॉमनक्लेचर। तो इतना आसान नहीं है नॉमनक्लेचर कि चिंटू पिंटू गोलू मोलू कोई भी नाम दे दिया, राइट। सो यस, सो दीज आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिक्स टू द टैक्सोनॉमी। ये बेसिक प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, हमने देखा नॉमनक्लेचर कैसे होता है, रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर क्या है, किसने नॉमनक्लेचर को बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर डिस्कवर किया, राइट। एंड हमने यहाँ पे कैटेगरीज क्या होता है, टैक्सा क्या होता है, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की। इन अपकमिंग लेक्चर जो बाकी बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, आप इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग फाइंड कर पा रहे होंगे, राइट। तो आपकी अगर कोई भी सजेशंस है, कोई भी फीडबैक है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आई विल सी यू वेरी शॉर्टली विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सेम चैप्टर। थैंक यू सो मच यहाँ पे जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।